देखिए अभी आज का न्यूमेरिकल है फोर्थ लेक्चर में। एक हॉलो स्टील रॉड, एक रॉड दिया हुआ है जो कि हॉलो है, उसका लेंथ दिया हुआ है। लेंथ कितना है? 200 mm लेंथ दिए हुए है एंड डेट इज़ टू बी यूज्ड एज द टॉर्सनल स्प्रिंग। द रेशियो ऑफ इनसाइड टू आउटसाइड डायमीटर, दोनों के डायमीटर दिए हुए। अगर इनसाइड डायमीटर 1 है तो आउटसाइड डायमीटर 2 है, मतलब डबल है। The required stiffness of the spring is 100 न्यूटन mm पर डिग्री। उसका जो भी स्टिफनेस है, रिक्वायर्ड स्टिफनेस का मतलब क्या होता है? GJ/L, जो भी रेशियो होता है वो स्टिफनेस दिया हुआ है, which is equal to the 100 न्यूटन mm पर डिग्री। We need to find out the outside diameter of the rod. वैल्यू इज गिवन ऑफ G की वैल्यू दिया हुआ है। आउटसाइड डायमीटर हम लोग को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे रॉड पहले लिखेंगे, रॉड की लेंथ दिया हुआ है, रेशियो ऑफ इनसाइड टू आउटसाइड दिया हुआ है, स्टिफनेस दिया हुआ है। स्प्रिंग के रिलेटिव स्टिफनेस K इज इक्वल टू I/L, J/L हो जाएगी। जी तो स्टिफनेस क्या वैल्यू का स्टिफनेस इज इक्वल स्टिफनेस ऑफ द टॉर्सनल स्प्रिंग इज GJ/L हो जाएगी। सो GJ/L की वैल्यू न्यूटन mm पर डिग्री दिया हुआ है। अगर न्यूटन mm पर इसको डिग्री से हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है, तो इतना चीज़ें हम लोग के पास अवेलेबल है। अब वी नो दैट T/J टॉर्शन बाई J पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू G इंटू थीटा बाई L। अब टॉर्शन बाई थीटा इज इक्वल टू द GJ/L हो जाएगी। GJ/L का मतलब क्या होता है? हम लोग की स्टिफनेस होते हैं। अगर एक का डायमीटर हम लोगों ने एज्यूम किया D1, दूसरे का डायमीटर हो जाएगी ट्वाइस ऑफ D1। अभी फाइंड आउट क्या करना है हम लोग को? फाइंड आउट करना है दोनों के पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। So pi into d to the power of 4 minus of d2 4 minus of d1 4 by 32, so 16, so pi by 4 d2 में लिख देंगे 2d1, so 16 d1 minus of d1। so finally polar moment of inertia का वैल्यू होलो के लिए कितना आ रहा है? pi into the 15 d1 4 by 32। उसके बाद नेक्स्ट J की वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है। द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है, वो क्या है? दिस वन इज इक्वल टू द G इंटू द GJ/L का वैल्यू हम लोग के पास अवेलेबल है। जो GJ/L की वैल्यू अवेलेबल है, अगर GJ की वैल्यू अवेलेबल है तो अभी लिखेंगे अवेलेबल वैल्यू इज इक्वल टू द G इंटू J/L। G की वैल्यू हम लोगों ने लिख दिया, J की फिर उसके बाद J की वैल्यू भी हम लोगों ने लिख दिया, बाय लेंथ कर देंगे। सो G इंटू J/L कर देंगे इक्वल टू वैल्यू जो कि दिया है स्टिफनेस की वैल्यू। तो इससे हम लोग फाइंड आउट क्या कर सकते? इससे हम लोग D1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हम लोगों ने इससे D1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, जैसे D1 इज इक्वल टू 9.93 इंटू द 10⁻³ मीटर, ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो फाइनली 9.93 mm हो गया। सो D2 क्या हो जाएगी? D2 विल बी इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ D1। सो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 19.86 mm इज इक्वल टू द D2। सो फाइनली D1 और D2 की वैल्यू आ चुका है। किससे आना है? क्योंकि हम लोग को स्टिफनेस दे के रखा है, रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू GJ/L। याद रखना, ये एक फॉर्मूला है, याद रखना। स्टिफनेस इज इक्वल टू G इंटू J/L, GJ नॉट J इंटू। स्टिफनेस इज इक्वल टू GJ/L, G इंटू J/L इज इक्वल टू द स्टिफनेस। और इसी फॉर्मूला से हम लोग को यूज़ करना है। G का वैल्यू दिया हुआ था, L की वैल्यू दिया हुआ था, J की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे पाई इंटू द D टू दी पावर ऑफ 4 बाई 32। लेकिन ये हॉलो सेक्शन है, सो पाई इंटू द D टू दी पावर ऑफ 4 D2 4 माइनस ऑफ D1 4 बाई 32। तो इसी से हम लोग D1 फाइंड आउट करेंगे और D2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ D1। सो इस तरीके से हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये वाला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल है a component used in the Mars pathfinder can be idealized as a circular clamp at its end. The bar should withstand a torque दिया हुआ है। The component is assembled on earth when the temperature दिया हुआ है
टेम्परेचर ऑन मार्स एट द साइट ऑफ लैंडिंग, टेम्परेचर मार्स की भी दिया हुआ है, अर्थ की भी दिया हुआ है। द मटेरियल ऑफ द बार हैज़ एन एलोएबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू दिया हुआ है, एंड इट्स योंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ है। डिजाइन द डायमीटर ऑफ द बार टेकिंग ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दिया हुआ है। एज्यूमिंग द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी माइल्ड का दिया हुआ है 12 इंटू 10 पावर ऑफ 6 माइनस ऑफ 6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अभी मुझे फाइंड आउट क्या करना है, अभी मुझे फाइंड आउट करना है दैट वी नीड टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द बार। डायमीटर ऑफ द बार मुझे फाइंड आउट करना है। तो पहले जितनी भी चीज़ें हैं वो दिया हुआ लिख लेंगे। डेट इज टॉर्शन दिया हुआ है, टेम्परेचर दोनों ही दिया हुआ है, एलोएबल शियर स्ट्रेस दिया हुआ है, योंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया, कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन दिया हुआ है। अब व्हाट विल बी द चेंज इन लैंड? रिमेंबर द चेंज इन लैंड बाय ओरिजिनल लैंड इज इक्वल टू स्ट्रेन। वी नो दैट स्ट्रेन इज इक्वल टू द अल्फा इंटू द डेल्टा टी, ये हमें पता है स्ट्रेन की फॉर्मूला। सो स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो सो चेंज इन लेंथ की मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी हो जाएगी। तो चेंज इन लेंथ मार्स में, अभी देखिए अर्थ में लेंथ जितने भी थे, मार्स में वो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ विल बी एट द मार्स इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इंटू कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इंटू द टेम्परेचर चेंज, दैट इज 30 माइनस ऑफ 70। सो फाइनली मार्स में हम लोग की लेंथ जो भी है वो चेंज होगी, क्या हो जाएगी 12 इंटू 10 पावर माइनस ऑफ 4 लेंथ हो गया, पर इतना मीटर हो गया। अब उसके बाद लीनियर स्ट्रेन, अब उसके बाद स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो स्ट्रेन की वैल्यू हो गया 12 इंटू 10 पावर माइनस ऑफ 4 स्ट्रेन की वैल्यू आ गया। अब स्ट्रेन आ चुका है तो स्ट्रेस हम लोग कैसे निकालेंगे, योंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू द योंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। सो योंग्स मॉडुलस के साथ हम लोग स्ट्रेन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगा। अब स्ट्रेस की वैल्यू जब आ जाएगा उसके बाद मुझे नेक्स्ट लिखना है कि दिस शियर स्ट्रेस मैक्सिमम, व्हाट विल बी द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू द रूट ओवर m square plus the t square. Here the shear stress is equal to the root over m square plus t square. Here the root over m 16t divided by pi into a dq square plus t square. Where the torque will be equal to the what? Where the torque will be equal to the sigma a divided by 2 axial stress divided by 2 whole square. सो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ गया है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू द एलोएबल बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यार एलोएबल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू हम लोग के पास अवेलेबल है 300 बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगा 200। सो फाइनली मैक्सिमम इज इक्वल टू पाई इंटू, सो फाइनली हम लोग के पास ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी। The value of D is equal to 31.69 mm. So finally D की वैल्यू जो है वो हो गया हम लोग के पास 31.69 mm. Now we need to find out the next given in a torsional test the specimen is a hollow shaft. shaft के बारे में दिया हुआ है, the shaft is of 50 mm external and 30 mm internal diameter. So internal diameter दिया हुआ है, external polar moment of inertia is equal pi by 32 into d to the power of 4 minus of d to the power of 4. इससे हम लोग polar moment of inertia find out कर देंगे। उसके बाद an applied torque of torque की वैल्यू दिया हुआ है 1.6 न्यूटन किलो न्यूटन मीटर इज फाउंड टू बी प्रोड्यूस्ड एन एंगुलर ट्विस्ट। थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 0.4, मेजर्ड ऑन ए लेंथ ऑफ 0.2 मीटर, लेंथ भी दिया हुआ है ऑफ 0.2 मीटर। द योंग्स मॉडुलस ई भी दिया हुआ है, ऑब्टेन फ्रॉम द हैज फाउंड इतना। फाइंड आउट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो, हमें फाइंड आउट करना है जी एंड म्यू पॉइजन्स रेशियो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करूँगा,
पहले तो टॉर्शन इक्वेशन लिखूंगा, टी बाई जे इक्वल टू शियर स्ट्रेस बाई इंटू जी इंटू थीटा बाई एल। पहले मैं कर दूंगा इंटरनल एंड आउटसाइड डायमीटर दिया हुआ है, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लूँगा। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद टॉर्क की वैल्यू दिया हो 1.6 किलो न्यूटन मीटर, उसको मैं न्यूटन मीटर में कन्वर्ट किया, इंटू 10⁻³ कर दिया। थीटा की वैल्यू 0.4 डिग्री दिया हुआ है। अब थीटा की वैल्यू अगर 0.4 दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है, लेंथ इज इक्वल टू 0.2 मीटर, योंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। तो फाइनली ये जो इक्वेशन है इसमें मैं जे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, लेंथ सब्सटीट्यूट करूंगा, थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा और टॉर्क सब्सटीट्यूट कर दूंगा, जी का वैल्यू आ जाएगा इस इक्वेशन से जी का वैल्यू आ जाएगा। फाइनली जी का वैल्यू आ रहा है 85.92। फिर इसके बाद योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इज इक्वल टू 2g इंटू द 1 प्लस म्यू। योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इज इक्वल टू 2g इंटू द 1 प्लस म्यू। सो फाइनली म्यू का जो वैल्यू है इस इक्वेशन, क्योंकि योंग्स मॉडुलस दिया हुआ है और 2 इंटू जी का वैल्यू लिख दिया तो 1 प्लस म्यू, सो म्यू इज इक्वल टू 0.164। देयरफॉर द पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू द 0.164 है पॉइजन्स रेशियो आपका। तो ये इक्वेशन भी फाइनली आपका हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है आपका, लिखा है ए सॉलिड सर्कुलर यूनिफॉर्मली टेपर्ड शाफ्ट ऑफ लेंथ एल। इसका लेंथ दिया हुआ है विथ ए स्मॉल एंगल ऑफ टेपर इज सब्जेक्टेड टू ए टॉर्क टी। टॉर्क भी दिया हुआ है। द डायमीटर एट द 2 एंड्स ऑफ शाफ्ट एक है, शाफ्ट के डायमीटर दोनों ही एंड्स में, एक में D1 है, एक में 1.2 टाइम्स ऑफ D2, क्योंकि ये टेपर्ड वाला टाइप के वो है, मतलब टेपरिंग होकर रखा है। एक में अगर D1 है, एक में हो जाएगी 1.2 टाइम्स ऑफ D1 हो गया। उसके बाद लेंथ भी L है। उसके बाद डिटरमाइन द एरर इंट्रोड्यूस्ड ऑफ ईच एंगुलर ट्विस्ट फॉर ए गिवन लेंथ इज डिटरमाइंड ऑन द यूनिफॉर्म मीन डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। जो भी है हम लोगों को मीन डायमीटर निकाल के इसका एरर फाइंड आउट करना है। अब इसका थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा फॉर द शाफ्ट ऑफ टेपर्ड सेक्शन, ये पता है हम लोगों का, अगर टेपरिंग सेक्शन होते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 2t इंटू एल बाई 3g पाई इंटू R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया। वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद मेरे पास आ रहा है, जो भी है मेरे पास वैल्यू आ रहा है। फाइनली देखिए यहाँ पे D1 की वैल्यू D है, D2 की वैल्यू 1.2 टाइम्स ऑफ D। तो मैंने क्या किया, एवरेज D को लेना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है यूनिफॉर्म मीन डायमीटर लेके देना है, तो एवरेज D 1.1 टाइम्स ऑफ D। तो फाइनली मैं जब वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया, मेरे पास वैल्यू आ रही है। अब मैं एरर को फाइंड आउट करूँगा, ये एक आ गया है वैल्यू और दूसरा ये आ गया, तो माइनस कर देंगे दोनों को, तो उससे हम लोग के पास वैल्यू आ रहा है 2.73% एरर वैल्यू आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग को कोई भी न्यूमेरिकल्स में अगर एरर फाइंड आउट करना है तो ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे फाइनली। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय कॉलम थ्योरी। तो कॉलम थ्योरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कॉलम्स एंड स्ट्रट्स के बीच में क्या डिफरेंस होती है। देखिए, ए स्ट्रट इज़ ए वन टाइप ऑफ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर व्हिच कैरीज एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड। ठीक है, कोई भी अगर स्ट्रट क्या होता है, कोई भी एक मेंबर होता है जो कंप्रेसिव लोड ले सके, उसी मेंबर को कोई भी मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर व्हिच कैरीज एन एक्सियल डायरेक्शन में अगर कोई भी मेंबर अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो चाहे वर्टिकल डायरेक्शन में हो, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस ले सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रट। लेकिन अगर कोई भी स्ट्रट वर्टिकली मतलब वर्टिकल पोजीशन पे है तो उसको हम लोग बोलेंगे, उसी स्ट्रट को कॉलम बोलेंगे। जैसे हम लोग की घरों में कॉलम्स होते हैं, बिकॉज दे आर दी वर्टिकल मेंबर्स। उसके बाद नेक्स्ट है ए लॉन्ग